हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट्स। आज हम बात करेंगे जॉब सीक्वेंसिंग की विद द हेल्प ऑफ सम न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। हमारे पास इसमें 4 प्रायोरिटी रूल्स होंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, अर्लीस्ट ड्यू डेट, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम एंड लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। सो हमारे पास कुछ परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेसिस के ऊपर इन चारों प्रायोरिटी रूल्स को हमने आपस में कंपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ सम न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। सो मूव करते हैं जॉब सीक्वेंसिंग के साथ कि ये होता क्या है। सिंपल डेफिनेशन इसकी ये है कि इट इज़ एन अप्रोच where jobs are selected based on their profitability and deadline constraints. In other words, sequencing is determining the order in which jobs should be done at each work center. सिंपल वर्ड्स में हमारे पास एक से ज़्यादा जॉब्स हैं, मल्टीपल जॉब्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जॉब ए है, जॉब बी है एंड जॉब सी है। तो हमने डिसाइड ये करना है कि किस ऑर्डर के तहत इनको मशीन के ऊपर रन किया जा सके। या कुछ हमारे पास प्रायोरिटी रूल्स हैं जिनको हमने अभी डिस्कस किया या जिनके हमने नाम लिए, उनकी बेसिस के ऊपर हमने इनको मशीन के ऊपर रन करना है। होता यह है कि हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, फैसिलिटी कंस्ट्रेंट्स हैं। हम एक ही टाइम में डिफरेंट जॉब्स को परफॉर्म नहीं कर सकते, तो हमने एक ऑर्डर के तहत उनको मशीनों के ऊपर रन करना है। किसी की बारी पहले आएगी, किसी की बारी बाद में आएगी। तो ऐसा करने से होता क्या है, हम किस बेसिस पे इनको करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, हमें जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। डेडलाइन कंस्ट्रेंट्स, हमें कस्टमर की तरफ से ऑर्डर दिए गए होते हैं, उनकी डेडलाइंस होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको हमने देखना होता है और देन हमने अपने सीक्वेंस को सिलेक्ट करना होता है। सो हमारे पास 4 कॉमन प्रायोरिटी रूल्स हैं जो से मोस्टली डिस्कस होते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, देन शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, देन अर्लीस्ट ड्यू डेट, और चौथे नंबर पे हमारे पास आता है लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। तो अगर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात करें तो ये ऐसी वो जॉब्स जो सी पहले हमारे पास आती हैं उनको पहले कंप्लीट किया जाता है। इसी टर्म्स में आप ये भी देख लें कि जिस तरह कस्टमर के ऑर्डर आते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, मोबाइल्स बना रही है या कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट बना रही है, गाड़ियाँ बना रही है, तो कस्टमर डिफरेंट कस्टमर्स के उनके पास ऑर्डर है। तो जो सा कस्टमर उनको पहले अप्रोच करेगा उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको पहले सर्व किया जाएगा। एक तो हमारे पास रूल ये है। देन हमारे पास आता है शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। जॉब्स विद द शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम आर असाइंड फर्स्ट। ऐसी जॉब्स जिनका प्रोसेसिंग टाइम कम होता है उनको पहले कंप्लीट किया जाता है। मतलब वो जो सी पहले जल्दी बन जाएंगी उनको पहले कंप्लीट किया जाता है। अर्लीस्ट ड्यू डेट, ऐसी जॉब्स जिनकी ड्यू डेट्स पहले होती हैं उनको असाइन पहले किया जाता है। मतलब कस्टमर की तरफ से जो सी डेडलाइंस होती हैं वो इनकी काम होती हैं, तो इनको पहले असाइन किया जाता है, इनको पहले परफॉर्म किया जाता है। देन हमारे पास आता है लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, जो शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम का उलट है। जॉब्स विद लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम आर असाइंड फर्स्ट, मतलब जिनका प्रोसेसिंग टाइम सबसे ज़्यादा होता है उनको पहले किया जाता है। तो ये हमारे पास 4 कॉमन प्रायोरिटी रूल्स हैं। अब देन हम देखेंगे कि हमारे पास परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज कौन से होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हमने इनको आपस में कंपेयर करना है। हमारे पास फर्स्ट पे आता है एवरेज कंप्लीशन टाइम, देन हमारे पास आता है यूटिलाइजेशन मैट्रिक, देन हमारे पास आता है एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम, और एंड पे हमारे पास आता है एवरेज जॉब लेटनेस। अगर हम एवरेज कंप्लीशन टाइम की बात करें तो चूंकि हमने एक से ज़्यादा जॉब्स है हमारे पास, हमने उनको कंप्लीट करना है, तो हम देखना ये चाहते हैं कि सब जॉब्स का एवरेज कंप्लीशन टाइम क्या आता है। एक रूल में कुछ आएगा, दूसरे रूल में क्वाइट पॉसिबल है कि डिफरेंट आए, तीसरे रूल में क्वाइट पॉसिबल है कि पहले दोनों रूल से डिफरेंट आए। तो जिसका एवरेज कंप्लीशन टाइम कम होगा वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। फार्मूला इसका क्या है, सम ऑफ टोटल फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स। अब टोटल फ्लो टाइम है ये आपको एग्जांपल्स में जाके, जिसको हमने आगे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं हर रूल के अगेंस्ट, उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देन हमारे पास आता है यूटिलाइजेशन मैट्रिक। इसका फार्मूला होता है टोटल जॉब वर्क टाइम डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल फ्लो टाइम। सम ऑफ टोटल फ्लो टाइम वही है। अब प्रोसेसिंग टाइम कौन सा होता है, ये सब जॉब्स का प्रोसेसिंग टाइम है। एक जॉब को 3 दिन लगने थे, दूसरी जॉब को 5 दिन लगने थे, तीसरी जॉब को 6 दिन लगने थे, तो सब दिनों को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। तो ये टोटल जॉब वर्क प्रोसेसिंग टाइम आता है, ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। सेकंड, यूटिलाइजेशन मैट्रिक होता क्या है। जैसे यूटिलाइजेशन से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, ये फैसिलिटी यूटिलाइजेशन है कि फैसिलिटी जो सी हमारे पास है या हमारे पास जो सी मशीनें हैं उनको हम कितना यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कितने परसेंटेज हम उनको यूज़ कर रहे हैं, एफिशिएंट हमारा प्रोसेस हो रहा है इस रूल के अगेंस्ट। देन हमारे पास आता है एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम। ये यूटिलाइजेशन मैट्रिक का उलट है। इसका फार्मूला उलट हो जाएगा, सम ऑफ टोटल फ्लो टाइम हमारे पास ऊपर आ जाएगा और टोटल जॉब वर्क टाइम जो है वो हमारे पास नीचे आ जाएगा। एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स जो सा लिया जाता है ये इन्वेंट्री के टर्म्स में लिया जाता है, क्योंकि किसी स्टेज के ऊपर कोई जॉब हमारे पास कंप्लीट हो चुकी होगी, कुछ वर्क इन प्रोसेस होगी, मशीन के ऊपर लोड हुई होगी, कुछ वेटिंग के अंदर होगी। तो ये एवरेज नंबर ऑफ जॉब इस सिस्टम को शो करता है कि एट अ टाइम आपके पास एवरेज नंबर ऑफ जॉब सिस्टम के अंदर कितना था। देन हमारे पास आता है एवरेज जॉब लेटनेस। हमने ड्यू डेट्स की बात की, तो ये एवरेज जॉब लेटनेस हमें बता रहा है कि किसी रूल के अगेंस्ट
जो सी जॉब्स हैं वो कितना लेट हो रही हैं। तो एवरेज नंबर जॉब लेटनेस निकालेंगे तो एक रूल के अगेंस्ट जितनी भी जॉब्स आएगी हम उन सबका एवरेज जॉब लेटनेस निकालेंगे। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, उसमें ये जो से सारे फार्मूलाज हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब हमारे पास फर्स्ट पे रूल आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हमारे पास 5 जॉब्स हैं, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी, डी एंड जॉब ई। ये हमारे पास जॉब वर्क प्रोसेसिंग टाइम है डेज़ के अंदर, कि मतलब जॉब ए को 6 दिन लगेंगे, जॉब बी को 2 दिन लगेंगे, जॉब सी को 8 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे जॉब डी को, और ई को 9 दिन लगेंगे। ये हमारे पास जॉब्स ड्यू डेट हैं। जिस तरह मैंने कस्टमर ऑर्डर की बात करी कि कस्टमर की तरफ से हमारे पास डेडलाइंस हैं। इस कस्टमर को जॉब ए वो 8 दिन में कंप्लीट चाहिए, ठीक है। यह हमारा प्रोडक्शन शेड्यूल है, इसको हमने 8 दिन में कंप्लीट करना है, इसको 6 दिन में कंप्लीट करना है, इसको 18 दिन में, इसको 15 दिन में, और इसको 23 दिनों के अंदर। सो हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का सीक्वेंस इसी तरह बन जाएगा। अल्फ़ाबेटिकली हम बना लेते हैं ए बी सी डी ई, कि सबसे पहले हमारे पास जॉब ए आई, देन बी, देन सी, देन डी, देन ई। मतलब जॉब्स हमें या कस्टमर ऑर्डर हमें इस तरह रिसीव हुए थे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास वो टेबल किस तरह बनता है। यहाँ पे हमारे पास जॉब सीक्वेंस है, जॉब ए बी सी डी ई। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे बना हुआ है कि सबसे पहले ए आया, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। ये हमारे पास वर्क प्रोसेसिंग टाइम है, सेम वर्क प्रोसेसिंग टाइम का कॉलम यहाँ पे आ गया। देन हमारे पास ये जॉब ड्यू डेट है, फोर्थ कॉलम के अंदर हमारे पास जॉब ड्यू डेट वैसे की वैसी आ गई, हर जॉब के अगेंस्ट उसी की ड्यू डेट आ गई। अब हम निकाल रहे हैं फ्लो टाइम। फ्लो टाइम किस तरह होता है, अब देखें हमने जॉब ए का हम फ्लो टाइम निकालेंगे। इसका वर्क प्रोसेसिंग टाइम 6 है, तो पहली जॉब का जो सा फ्लो टाइम है वो इतना ही आ जाएगा, कि मतलब फ्लो टाइम के अंदर इतनी देर के अंदर ये मशीन के ऊपर रही और ये काम कंप्लीट हो गया, इसके ऊपर जो इतना टाइम लगना था वो कंप्लीट हो गया। तो इसका बना 6 घंटे, 6 दिन 6 दिन इसका वर्क प्रोसेसिंग टाइम था, तो 6 ही दिन इसका फ्लो टाइम निकला, कि 6 दिन ही इसके ऊपर काम किया यूटिलाइजेशन के अंदर, फैक्ट्री के अंदर। नेक्स्ट आता है बी का क्या आएगा, एक्चुअली बी का कितना था वर्क प्रोसेसिंग टाइम, हमारे पास 2 था, यहाँ पे 2 था, 2 को इस 6 के अंदर ऐड कर देना लास्ट वाले के अंदर। फ्लो टाइम जो सा ए का था 2 और 6 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 8 बन गया। अब देखें जब हम जॉब ए को प्रोसेस कर रहे थे जिसने 6 दिन लिए, तो जॉब बी थी ये क्या थी, ये आइडल पोजीशन में थी, ये वेट में थी, कि जैसे जॉब ए कंप्लीट होगी देन हमने इसके ऊपर काम करना था। तो 6 दिन जब हमने इसको कंप्लीट किया तो ये भी 6 दिन वेट में रही जॉब बी। तो इसलिए इसका जो सा फ्लो टाइम होगा उसका प्रोसेसिंग टाइम, जो उसका फ्लो टाइम उसको ऐड कर देंगे हम बी के प्रोसेसिंग टाइम के अंदर। तो इसका फ्लो टाइम जॉब ए का लिया हमने 6 दिन, और जॉब बी का हमने 2 डेज़ लिया, तो दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 8 डेज़ आ गया फ्लो टाइम। इसी तरह जॉब सी का अगर हम फ्लो टाइम लें तो इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना था, वो 8 डेज़ था, ठीक है। उसमें हमने जॉब बी का जो सा क्यूमुलेटिव है जॉब ए और जॉब बी का फ्लो टाइम 8 डेज़ है, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐड किया, 8 डेज़ यहाँ पे मिले हमें, 8 डेज़ यहाँ पे मिले, तो टोटल हमारे पास 16 डेज़ आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम डी की बात करें तो हमारे पास वर्क प्रोसेसिंग टाइम 3 डेज़ था, तो हमने सी का जो सा क्यूमुलेटिव फ्लो टाइम है जॉब ए का, जॉब बी का, जॉब सी का, हमारे पास 16 आ रहा है, इसके अंदर इसको ऐड किया तो हमारे पास 19 आ गया। सेम इसी तरह ए को हमने ऐड किया तो हमारे पास 28 आ गया। अब यहाँ पे हमने इनको सम किया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास 28 है, यहाँ पे हमारे पास 77 आ जाता है इसका फ्लो टाइम, यहाँ पे हमारे पास आ रही है जॉब लेटनेस। अब देखें जॉब लेटनेस निकलती है फ्लो टाइम से, क्योंकि हम इसीलिए तो जॉब सीक्वेंस कर रहे हैं कि हम एट ए टाइम सारी जॉब्स को मशीनों के ऊपर रन नहीं कर सकते। एक जॉब रन हो रही होती है तो बाकी जॉब्स वेट कर रही होती हैं। तो अब हमने जो जॉब लेटनेस निकालनी है फ्लो टाइम के रिगार्डिंग निकालनी है। यहाँ पे हमारे पास फ्लो टाइम 6 डेज़ है, यहाँ पे हमारे पास 8 डेज़ है, मतलब हमारे पास जॉब ड्यू डेट बड़ी है, ठीक है। तो हमारे पास ये जॉब तो लेट नहीं हो रही। लेकिन अगर हम जॉब बी की बात करें तो इसके 8 डेज़ इसका फ्लो टाइम है, लेकिन ड्यू डेट इसकी 6 की है, 2 दिन पहले की है, तो कितना जॉब लेट हो रही है, ये 2 दिन हो रही है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसकी जॉब सी की बात करें तो हमारे पास फ्लो टाइम 16 आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास जॉब ड्यू डेट 18 आ रही है, ठीक है। तो अगर इनकी हम बात करें तो 18 बड़ा है 16 से, मतलब जॉब ड्यू डेट ज़्यादा दूर की है, तो ये 0 आ गया। डी की अगर हम बात करें तो फ्लो टाइम हमारे पास 19 है, जॉब्स ड्यू डेट 15 है, जॉब्स ड्यू डेट मतलब कस्टमर की जो सी डिमांड है वो पहले की है 19 की निस्बत, 4 दिन का फ़र्क है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया। इसी तरह ए की बारी हमारे पास 5 आ गया। तो कितनी हमारे पास जॉब लेटनेस आ गई, इनको हमने ऐड कर दिया, 2 + 4 + 5 को हमारे पास 11 आ गया। तो ये हमारे पास इस तरह डेटा आ जाता है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यही हमारे पास वही टेबल आ गया, ये हमारे पास मेन टेबल है जिसके ऊपर हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। अब देखें
एवरेज कंप्लीशन टाइम हमारे पास क्या होता था, सम ऑफ टोटल फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स। तो टोटल फ्लो टाइम हमारे पास 77 था, नंबर ऑफ जॉब्स हमारे पास 5 थी, जो कि हमेशा हर रूल के अंदर फिक्स ही रहनी है। तो 5 से हमने डिवाइड किया, 15.4 डेज हमारे पास एवरेज कंप्लीशन टाइम आया सारी जॉब्स का जब हम क्यूमुलेटिव ले रहे हैं। देन हमारे पास आता है यूटिलाइजेशन मैट्रिक, हमने फैसिलिटी को कितने परसेंटेज कितना एफिशिएंटली यूज़ किया। टोटल जॉब वर्क प्रोसेसिंग टाइम डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल फ्लो टाइम। तो वर्क प्रोसेसिंग टाइम जो सा हर केस में फिक्स रहेगा वो 28 है, डिवाइडेड बाय 70 टाइम सम ऑफ टोटल फ्लो टाइम। ये चेंज होता रहेगा हर रूल के अगेंस्ट, जो से प्रायोरिटी रूल्स है हमारे पास। अभी तो हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में देखा, वहाँ पे हमारे पास ये 77 आया। तो 28 डिवाइडेड बाय 77, तो हमारे पास जो सा परसेंटेज यूटिलाइजेशन मैट्रिक हम परसेंटेज के अंदर निकाल रहे हैं वो हमारे पास आ रहा है 36.4%। देन एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम, ये इसका उलट होता है यूटिलाइजेशन मैट्रिक का। 77 हमारे पास ऊपर आ गया, सम ऑफ टोटल फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय टोटल जॉब वर्क प्रोसेसिंग टाइम, दैट इज 28 डेज। तो इनको अगर हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास आता है 2.75 जॉब्स इन द सिस्टम, एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम। एवरेज जॉब लेटनेस, अगेन इट इज़ वेरी सिंपल, टोटल लेट डेज जो से हमने 11 निकाले थे, ठीक है, ये हमारे पास 11 आ गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स, तो 2.2 डेज एवरेज हम निकाल लें हर एक के अंदर। तो एवरेज जॉब लेटनेस जो सी हमारे पास आ रही है 2.2 डेज आ गई है। अब नेक्स्ट हम अगले रूल के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास आ रहा है शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। अब देखें हमारे पास क्या है, ए बी सी डी टेबल हमारे पास वही है, डेटा हमारे पास वही है, लेकिन अब हमने देखना है शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, उस जॉब को हमने पहले सीक्वेंस के अंदर लेके आना है। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम किसका है, सबसे पहले बी का है, देन डी का है, फिर हमारे पास ए का है, फिर हमारे पास सी का है, और देन हमारे पास ई का है। सबसे शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम बी का है, 2 डेज़ है हमारे पास, डी के हमारे पास 3 डेज़ हैं। तो इनको हमने पहले सीक्वेंस में लेके आना है। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बना, बी, उसके बाद डी, उसके बाद हमारे पास ए बन गया 6 डेज़ आ रहा है, देन हमारे पास सी के 8 डेज़ आ रहे हैं, और ई के हमारे पास 9 डेज़ आ रहे हैं। इसी रूल के बेस के ऊपर हमने इस तरह इनको जॉब सीक्वेंस कर देनी है। सबसे पहले हमने बी को परफॉर्म करना है शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के बेसिस के ऊपर, देन डी को, देन ए को, देन सी को, देन ई को। अब देखें जॉब वर्क प्रोसेसिंग टाइम हर जॉब के अगेंस्ट जो सा था उनको आगे लिख दिया, रहने तो वो सेम ही है। 28 हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल में भी 28 आया था, इसमें भी 28 आया था, जस्ट उनकी तरतीब जो सी सीक्वेंस है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। जॉब्स ड्यू डेट उसी तरह हमने जॉब्स ड्यू डेट लिख दी, बी के हमारे पास 6 थी तो वो 6 लिख दी, डी के हमारे पास 15 है जॉब्स तो वो हमने 15 लिख दी। इसी तरह ए की 8, ए की 18, ये भी फिक्स ही रहती हैं। चेंज होता है हमारे पास जॉब लेटनेस और हमारे पास फ्लो टाइम। तो अब हम निकालते हैं इसका फ्लो टाइम। बी का वर्क प्रोसेसिंग टाइम 2 डेज था, तो इसको तो ये हमारे चूँकि इसको हमने सबसे पहले सीक्वेंस किया वेस्ट जॉब्स को, तो इसके ऊपर तो 2 दिन ही लगेंगे, तो हमारे पास फ्लो टाइम 2 डेज़ आ गया। देन डी का 3 डेज़ हमारे पास, 3 डेज़ को इसके फ्लो प्रोसेसिंग टाइम को लास्ट जॉब के फ्लो टाइम के ऐड करना है हमने, तो 3 + 2 हमारे पास 5 आ गया। ए की बात करें तो 6 को हमने इस 5 में ऐड कर देना है, ये 5 अब क्यूमुलेटिव बन जाता है जॉब बी का और जॉब डी का। 6 + 5 11। इस तरह जॉब सी का 8 है, तो 8 + 11 जो सा क्यूमुलेटिव है बी, डी और जॉब ए का। 11 + 8 19 आ गया, और एंड पे हमारे पास 9 आता है, तो 9 को 19 में ऐड किया तो हमारे पास 28 आ गया। सबको ऐड किया तो हमारे पास 65 आ गया। इस केस में जो फ्लो टाइम हमारे पास कम आया, पिछले केस में हमारे पास ज़्यादा था। यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास 77 आ रहा था फ्लो टाइम, लेकिन इस केस में हमारे पास फ्लो टाइम कम है, 65 है। जॉब ड्यू डेट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 2 डेज़ इसका फ्लो टाइम है, ड्यू डेट 6 की है, मतलब लेट है, इजी हो के हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो ये 0 आ गया जॉब लेटनेस। इस तरह फ्लो टाइम हमारे पास 5 है, ड्यू डेट 15 है, तो ड्यू डेट अगेन तो दूर की है, हमारे पास मौजूद है, गुंजाइश मौजूद है, तो यहाँ पे 0 आ गया। एक की अगर हम बात करें तो फ्लो टाइम हमारे पास 11 डेज़ का आ रहा है, लेकिन ड्यू डेट कितनी की हमारे पास 8 की है, मतलब पहले की है। तो कितने दिन हम लेट हो रहे हैं इसमें, 3 दिन हम लेट हो रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस जो सा डेज़ का 3 दिन हमने यहाँ पे लिख दिया। 19 और 18 की बात करें तो 1 दिन का डिफरेंस है, तो 1 दिन लेट हो रहे हैं। 28 23 की 5 करें तो 5 दिन लेट हो रहे हैं, तो ये इनको ऐड किया तो हमने हमारे पास 9 आ गया। अब ये हमारे पास वही टेबल आ रहा है जिसमें हमने जो परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज लिए हुए हैं। एवरेज कंप्लीशन टाइम 65 जो सा हमारे पास
टोटल फ्लो टाइम आता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स जो सा सेम ही है, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 13 डेज। यूटिलाइजेशन मैट्रिक 28 डिवाइडेड बाय 65, वो हमारे पास 43.1% आ गया। जो सा लास्ट एग्जांपल में हमारे पास 36 पॉइंट समथिंग द एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम। इसी का ये उलट हो जाता है, 65 डिवाइडेड बाय 28, ये हमारे पास 2.32 जॉब्स आ जाता है। एवरेज जॉब लेटनेस ये हमारे पास 1.8 डेज आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट प्रायोरिटी रूल, अर्लीस्ट ड्यू डेट। जिसकी ड्यू डेट हमारे पास पहले होगी हम उसको पहले परफॉर्म करेंगे। अब ये देखें ड्यू डेट हमारे पास यहाँ पे आ रही है, जो पहले हम, क्योंकि हमने पहले ये चीज़ तय करनी है कि हमारे पास जो सा ऑर्डर है वो कौन सा बन रहा है। अब देखें अर्लीस्ट ड्यू डेट हमारे पास किस चीज़ की है, 8 है, 6 आ रहा है, 18, 15, 6 है हमारे पास। तो सबसे पहले हम बी को करेंगे, तो हमने बी लिख दिया। उसके बाद ए आ गया, 80 जिसकी 8 डेज है तो हमने बी ए कर दिया। देन 15 आ रहा है हमारे पास, उसमें डी आ गया हमारे पास। देन हमारे पास 18 आ रहा है, उसमें सी आ गया। और देन एंड पे 23 जो सा ई का बचा हुआ है। तो सीक्वेंस हमारे पास क्या बना ऑर्डर, बी ए डी सी ई। इसी तरह हमने लिख दिया पी ए डी सी ई। तो वर्क प्रोसेसिंग टाइम इनके वही हैं, जो सी जॉब था उसके अगेंस्ट उसका वर्क प्रोसेसिंग टाइम लिख दिया, उनको ऐड करेंगे वही 28 बनता है। फ्लोट जॉब्स ड्यू डेट उनकी वैसे की वैसी जॉब्स ड्यू डेट जो सी थी। बी की अगर हमारे पास 6 थी तो हमने 6 लिख दी। ए की हमारे पास 8 डेज थी तो हमने 8 लिख दी। अब फ्लो टाइम उसी तरह हमने निकाला, बी का वही वर्क प्रोसेसिंग टाइम फर्स्ट जॉब के लिए वही का वही फ्लो टाइम आ जाएगा। ए की अगर हम बात करेंगे जो सा सेकंड नंबर पे हमारे पास जॉब आ रही है, इसको इस फ्लो टाइम के अंदर इसके प्रोसेसिंग टाइम को इससे पहले वाली जो सी जॉब होगी जॉब बी उसके फ्लो टाइम में ऐड कर देना है। 6 + 2 8 आ गया। इसी तरह 8 + 3 11 आ गया। हम पहले भी 2 एग्जांपल कर चुके हैं, तो सेम उसी प्रोसेस को हमने रिपीट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लो टाइम आ जाता है 68 डेज। तो जॉब लेटेस्ट हम उसी तरह निकालेंगे। फ्लो टाइम कम है, जॉब ड्यू डेट देर की हमारे पास तो 0 आ गया। ये 8 है, मतलब हम कंप्लीट ऑन शेड्यूल जा रहे हैं। 8 ही दिन जॉब ड्यू डेट के हैं और 8 ही दिन हमारे पास फ्लो टाइम का, तो ये भी 0 आ गया। यहाँ पे भी ड्यू डेट देर की हमारे पास 0 आ गया। यहाँ पे 1 दिन का फ़र्क है, फ्लो टाइम बड़ा है हमारे पास तो 1 डे आ गया हमारे पास। यहाँ पे 5 डेज आ गया। तो यहाँ पे अगर हम टेबल की बात करें तो वही हमारे पास सेम है। एवरेज कंप्लीशन टाइम 68 डिवाइडेड बाय 5, 68 यहाँ पे हमारे पास फ्लो टाइम आया था 13.68 आ गया। यूटिलाइजेशन मैट्रिक हमारे पास 41.2% आएगा। एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स जो सिस्टम है वो 2.43 एंड एवरेज जॉब लेटनेस जो सी काफ़ी कम आ रही है यहाँ पे जॉब लेटनेस अर्लीस्ट ड्यू डेट के केस में, वो हमारे पास 1.2 डेज आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। सेम इसी तरह हमने ऑर्डर पहले देखना है कि ऑर्डर कौन सा लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, पहले 23 ई आएगा, फिर हमारे पास सी आएगा, ई सी डी ए एंड बी, ई सी ए डी एंड बी, ई सी ए डी एंड बी। उनके वर्क प्रोसेसिंग टाइम अगेन 28 ही आएगा। फ्लो टाइम, इसका फ्लो टाइम बड़ा ज़्यादा है 103। इसकी जॉब लेटनेस भी बहुत ज़्यादा है, 48 डेज। 9 का 9 वैसे ही आ गया। फर्स्ट हमारे पास जॉब थी, प्रोसेसिंग टाइम इज इक्वल टू फ्लो टाइम। सी की अगर हम सेकंड जॉब की बात करें तो इसके प्रोसेसिंग टाइम को इसके फ्लो टाइम में ऐड किया तो 17 आ गया। फिर 6 को ऐड किया तो 23 आ गया। 23 में 3 ऐड किया तो 26 आ गया। इसका भी जो सा प्रोसेसिंग टाइम था उसको 2 में ऐड किया तो 28, सबको ऐड किया तो 103। सेम वही प्रोसीजर है। इसी तरह हमने जॉब लेटनेस निकाल लेनी है। वो सबको जब जॉब लेटनेस को ऐड करें तो वो हमारे पास 48 डेज आ जाती है। सेम प्रिंसिपल के ऊपर सेम हमारे पास फार्मूलाज हैं। हमारे पास एवरेज कंप्लीशन टाइम 20.6 डेज है। यूटिलाइजेशन मैट्रिक भी बहुत कम है, यहाँ पे हमारे पास 27.2%। एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम 3.68 और एवरेज जॉब लेटनेस भी सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इस केस में जो से हमारे पास है 9.6 डेज। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स थी। हमने 4 जो से हमारे पास प्रायोरिटी रूल्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। नाउ हम इनको कंपेयर करते हैं कि कंपैरिजन में हमें क्या चीज़ मिलती है। ये हमारे पास 4 रूल्स हैं, जिस तरह हमने उनको जिस ऑर्डर में हमने परफॉर्म किया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, अर्लीस्ट ड्यू डेट एंड लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। ये इनका एवरेज कंप्लीशन टाइम है। अगर एवरेज कंप्लीशन टाइम की बात करें तो एसपीटी सबसे आगे है, ठीक है। और यहाँ पे एसपीटी हमारे पास सबसे आगे है कि सबसे कम टाइम ले रहा है। यूटिलाइजेशन मैट्रिक की बात करें तो परसेंटेज किसकी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा फैसिलिटी यूटिलाइजेशन को कौन कर रहा है, वो एसपीटी है। अगेन एसपीटी आ रहा है 43.1%, ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है हमारी मशीन्स और हमारी जो सी फैसिलिटी है। एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बी हमारे पास एसपीटी सबसे आगे आ रहा है 2.32, बाकी सब किससे ज़्यादा है। और अगर हम एवरेज जॉब लेटनेस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एसपीटी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास अर्लीस्ट ड्यू डेट है, वो 1.2 आ रहा है। तो एलपीटी इज़ द लीस्ट इफेक्टिव मेजरमेंट फॉर सीक्वेंसिंग, ठीक है। एलपीटी की अगर बात करें तो ये लीस्ट इफेक्टिव मेजरमेंट है, इसकी हर चीज़ ज़्यादा है। 20.6 इसका एवरेज कंप्लीशन टाइम ज़्यादा है, यूटिलाइजेशन मैट्रिक ज़्यादा है, एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम ज़्यादा और जॉब लेटनेस बहुत ही ज़्यादा है।
एसपीटी इज सुपीरियर इन 3 मेयर्स, एसपीटी 3 मेयर्स के अंदर सुपीरियर है, एवरेज कंप्लीशन टाइम में, यूटिलाइजेशन मैट्रिक में और एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स में। और ईडीडी जो है अर्लीस्ट ड्यू डेट इज सुपीरियर इन द 4th जॉब लेटनेस। तो ये हमारे पास प्रायोरिटी रूल्स है जॉब सीक्वेंसिंग को हमने डिस्कस किया। इससे पहले भी हम क्रिटिकल रेशो का एक टॉपिक है जो से जॉब सीक्वेंसिंग के अंदर डिस्कस किया जाता है, स्पेशली अर्लीस्ट ड्यू डेट में, उसको हमने डिस्कस किया था। और वो जो सा टॉपिक है उसका जो सा लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। नेक्स्ट जो सा हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास जॉनसन रूल है, जिसके ऊपर हमने 2 हमारे पास मशीन्स होती हैं और उसके ऊपर हमने मल्टीपल जॉब्स को लोड करना होता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।